हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिन बच्चों ने अभी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं प्लेलिस्ट में से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। फ़िलहाल किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। कहता है सामग्रियों के परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देकर, समस्याओं के मानक प्रारूप में प्रस्तुत करके, या समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर या यंत्रवत याद करके। ठीक बेटा, तो हमें बताना है कि समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्या है करके सीखने पे बल दे। आपको ऐसा क्या करना चाहिए। तो समस्या समाधान का मतलब होता है कि हम किसी एक चीज़ को कई तरीके से कर सकें, इसे ही हम समस्या समाधान कौशल के रूप में कह सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि अगर हमें इसका उत्तर नहीं पता है तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप लोग पहले ऑप्शन को क्या कर दिए, काट दीजिए। जैसे कि आपको डी वाला ऑप्शन दिख रहा है कि यंत्रवत याद करके, मैंने आपको बताया था यंत्रवत यानी मशीन की तरह याद कर कर, ये हमारा निगेटिव ऑप्शन होता है, इसलिए आप इसको काट देंगे। मैंने कहा था कि सीटेट में किसी भी सब्जेक्ट में अगर मानक की बात करेगा तो आपको मानक नहीं बनाना है, कहना मानक प्रारूप कर कर, ये भी कट गया आपका। कहता है सामग्रियों के परंपरागत, परंपरागत का मतलब होता है जो चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर वो चलते चले जा रहे हैं तो बेटा उसमें सृजनात्मकता नहीं होगी, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है जो हम ऑप्शन नंबर सी की समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। ठीक है, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर ही समस्या समाधान कौशल को क्या है बेटा बढ़ाया जा सकता है। यही जो मैंने अभी बताया कि किसी समस्या का कोई एक विकल्प नहीं अपितु अधिक विकल्प हो सकते हैं, ये मानकर ही हमें समस्या समाधान करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो ये क्वेश्चन आपका, अगर मैं मैथ से रिलेट करूं तो मैथ से भी हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपने एल्पस थ्योरी पढ़ी होगी, और यदि आपने एल्पस थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तब भी मैं इसको बता सकता हूँ। इसी तरीके से आप लोग इसे कर भी सकते हैं। यदि आप एक अध्यापक हैं, प्राथमिक कक्षा में है, प्राथमिक कक्षा के अध्यापक हैं, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को पहले संकेत देंगे, चित्र दिखाएंगे, संकेत देंगे, या पहले मूर्त सामग्री दिखाएंगे। तो बच्चा अगर फिफ्थ क्लास तक है तो बच्चों को पहले आप क्या सिखाएंगे, यदि आप उसे आम पढ़ा रहे हैं तो आम उसको दिखाएंगे, यानी कि पहले आप क्या करेंगे, मूर्त सामग्री दिखाएंगे, फिर उसका चित्र और फिर संकेत। ठीक है, संकेत के बाद संकेत दिखाएंगे। ठीक, एक तो ये सीधा सीधा तरीका हो गया। लेकिन मैथ में एल्पस थ्योरी कहती है ई फॉर होता है एक्सपेरिमेंट विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट, तो देखो फिजिकल ऑब्जेक्ट ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। एल फॉर होता है लैंग्वेज, पी फॉर होता है पिक्चर, और एस फॉर होता है सिंबल। ठीक, तो वो फिजिकल विद, देखो फिजिकल ऑब्जेक्ट मूल सामग्री आ गया, लैंग्वेज उसमें है नहीं, फिर लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है, फिर उसे क्या दिखाया जाता है, पिक्चर दिखाई जाती है, फिर सिंबल के बारे में बताया जाता है। ये हो जाती है आपकी एल्पस थ्योरी, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को चूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यही आपका मैथ में भी है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम, वे अधिगम जो समझने पर जोर दे। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम का मतलब होता है वे अधिगम जो समझने पर जोर दे, यानी कि रट्टा मारने से परे हो। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए। कहता है कि प्रदर्शन अभिमुखी होना चाहिए, स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक होना चाहिए, अध्यापक प्रधान होना चाहिए, सकारात्मक एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। ठीक है, देखो
देखो प्रदर्शन, केवल प्रदर्शन करने के लिए बच्चा सीख रहा है तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। स्पर्धात्मक, स्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, यानी कि गलाकाट प्रतियोगिता। मैंने बताया था आपको कि बच्चों के बीच में गलाकाट प्रतियोगिता आपको नहीं करवाना है, ठीक है। अध्यापक प्रधान होना चाहिए। अध्यापक प्रधान इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हमारी शिक्षा चल रही है अध्यापक केंद्रित नहीं चल रही है, बाल केंद्रित चल रही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सकारात्मक होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, और सहयोगात्मक होना चाहिए। सहयोगात्मक का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना, यानी कि बच्चे सीखने के प्रति और अध्यापक सिखाने के प्रति क्या होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को चूज करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगम के संदर्भ में बताना है। कहता है परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य होती हैं, तो नहीं। देखो यहाँ पे निपात आ गया है और मैंने बताया था अगर निपात आपका आता है किसी भी ऑप्शन पे बल देकर काम किया जाता है वो ऑप्शन आपका निगेटिव हो जाता है। जैसे कि शब्द ही आ गया, केवल आ जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो केवल परीक्षा ही नहीं होती हैं जो अधिगम के चरम लक्ष्य होती हैं, और भी बीच में एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। देखो निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, इसको आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कहता है भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल भावों का हमारे अधिगम पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर मेरे जो अंदर की भाव हैं, ठीक है, यानी कि अगर मैं किसी से नाराज़ हूँ, अंदर से कुंठा भरी हुई है मेरे अंदर, या आज मैं बहुत परेशान हूँ और आज मैं पढ़ने बैठ गया तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो भाव का प्रभाव पड़ता है, ये तो आप लोग समझ सकते हैं। तो अब 3 ऑप्शन आपके कट चुके हैं, तो एक लास्ट ही ऑप्शन बचता है, तो वही ऑप्शन होगा। यानी कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है या संलग्नता होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार प्रक्रिया में डैश की महत्व पर बल देता है। देखो अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, आपका वाइगोत्स्की ने दिया है, ठीक। किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है। अब वाइगोत्स्की का 5 बड़ा सामाजिक अंतःक्रिया, यानी उन्होंने बताया कि बच्चे जो होते हैं आपस में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, पारस्परिक क्रियाओं द्वारा सीखते हैं, ठीक है। इन्होंने भाषा को महत्व दिया है और इन्होंने खेल को महत्व दिया है, ठीक है। इनके 3 शब्द मैंने आपको बताए थे, MKO, ZPD और स्कैफोल्डिंग। ये 3 शब्द मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, ठीक है। MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, बच्चा उसी व्यक्ति से सीखता है जो दूसरे उससे ज़्यादा जानता होता है। ये उसका माता पिता हो सकते हैं, उसका दोस्त और उसका क्लासमेट भी हो सकता है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग, दोनों में सहायता दी जाती है बेटा, दोनों में ही सहायता दी जाती है, लेकिन इसके फोल्डिंग में शुरुआत में दी जाती है सहायता और ZPD में बीच में दी जाती है सहायता, ठीक है। फिलहाल अगर हम ऑप्शन काटेंगे तो कह रहा है कि अन्वय अटल शिक्षा शास्त्री, जो अन्वय है पहले से ही अन्वय है उसमें नहीं। मैंने बताया था कि आपको केवल अनुवांशिक तो ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन चयन नहीं करना है। यहाँ पे आपके साथ वातावरण भी होना चाहिए, और पुरस्कार दंड तो मैंने वैसे भी आपको मना किया था, तो आपका ऑप्शन एक ही बचता है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर ए, पारस्परिक क्रियाओं द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्न में से कौन से युग में घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है आत्म परितोषण बाह्य अभिप्रेरणा होती है, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, रुचि बाह्य अभिप्रेरणा होती है। आपको कौन सा बताना है, सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग आंसर, क्वेश्चन नंबर 28 का दीजिए आंसर। ए कहता है आत्म परितोषण। आत्म परितोषण बेटा बाह्य नहीं है, आंतरिक है। नगद पुरस्कार ये आंतरिक नहीं है, ये तो बाह्य है। कैसी है, बाह्य पुरस्कार है, ये आंतरिक है आपकी, ठीक। रुचि हमारी कैसी है, ये तो आंतरिक है ना। जिज्ञासा जो होती है हमारी वो कैसी होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। कैसी होती है बेटा, आंतरिक। देखो किसी के प्रति जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा का कारक होती है। वास्तव में आंतरिक अभिप्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरक है जो संज्ञानात्मक, सामाजिक व शारीरिक विकास में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 की ओर बढ़ते हैं, और 29 क्वेश्चन कहता है कि
विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापकों को क्या करना चाहिए। ठीक है, यानी कि यदि आप एक टीचर है, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करना चाहते हैं तो एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। कह रहा है छात्रों को केवल, ये देखो केवल आ गया, यंत्रपत गलत हो गया। कहता है संकल्पनों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर को सम्मिलित करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं करना चाहिए, यहाँ से ये ऑप्शन गलत हो गया। कहता है कि जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों को संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। फिर भी हम नीचे पढ़ते हैं। अध्यापन की व्याख्या विधि, मैंने बताया था ये भी एक आपका टैग वर्ड है कि कहीं पर भी परिभाषा आ जाए, व्याख्या विधि आ जाए या व्याख्यान आ जाए, ये ऑप्शन आपके क्या होते हैं सीटेट में गलत हो जाते हैं। तो मैंने भी बताया था पिछली क्लास में, और एनसीईआरटी और आरटी भी कहता है कि बच्चा जिस माहौल से आया है पहले आप उसका पूर्व ज्ञान जान लीजिए, पूर्व ज्ञान जानने के बाद जो आप पढ़ा रहे हैं उससे जोड़कर पढ़ाइए और बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाइए। यही हमारा एनसीईआरटी भी कहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके सेशन का और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। 30वां क्वेश्चन है, आपको बताना है। देखो अभिप्रेरणा अधिगम को प्रभावित करती है, बिल्कुल। यदि आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। सामाजिक संदर्भ, जिस माहौल में आप रहते हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ें सीखते हैं। वाइगोस्की भी यही कहते हैं, बच्चा समाज में रहकर अंतःक्रिया करके सीखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका ठीक है। संवेग के माध्यम से, बिल्कुल संवेग यदि हमारे पॉजिटिव होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे, अन्यथा अगर हमारे संवेग निगेटिव होंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि शिक्षा शास्त्री उपागम, जो भी शिक्षा शास्त्री उपागम हैं, ठीक है, जो चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है, पढ़ने से रिलेटेड, सोचने से रिलेटेड, जैसे हमारे कोई भी शिक्षा शास्त्री हो गए, जीन प्याजे हो गए, जिनकी स्टेजेस दी गई हैं कि इस स्टेज में बच्चा ये करता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम अधिगम सीखते हैं। इसलिए हमारे ए बी सी डी, अब 4 ऑप्शन तो हम लगाएंगे नहीं, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 4 में ए बी सी डी 4 हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं।